हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लो रिएक्टिविटी और मॉडरेट रिएक्टिविटी के लिए मेटल का एक्सट्रैक्शन देखा था। ठीक है, और ये लेक्चर में हमें हाई रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स है उनको अलग कैसे करें वो देखने वाले हैं। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। मतलब सिर्फ यहाँ पे हीटिंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम मेटल की बात कर रहे हैं, सपोज सोडियम है, पोटेशियम है, तो वो हाईली रिएक्टिव है, तो उनको अलग करना उतना इजी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक सब्सटेंस से अलग करोगे, वो किसी और सब्सटेंस के साथ फटाफट रिएक्शन दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्सीडाइज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। क्यों? समझो कि कोई एक मेटल है और उसका ऑक्साइड है। मेटल के साथ क्या है? ऑक्सीजन। हम क्या करते थे? कार्बन ऐड करते थे ताकि हमें मेटल है वो प्योर फॉर्म में मिल जाए और कार्बन मोनोऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला जाए। तो ये कार्बन है वो ऑक्सीजन को कब अट्रैक्ट कर सकता है? जब ये मेटल की रिएक्टिविटी कम हो। ठीक है ना, कार्बन की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन मेटल की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है, मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो ऑक्सीजन को अपने जो एरिया है उससे दूर नहीं जाने देगा। ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग बना हुआ है वो उतना स्ट्रांग होगा कि कार्बन है वो मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में कार्बन की हेल्प से हम रिडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे टू द रिस्पेक्टिव मेटल। ओके, दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी किसकी ज़्यादा है? मेटल्स की। These metals are obtained by electrolytic reduction। यहाँ पे हमें रिडक्शन कराना है फोर्सफुली। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ठीक है, द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, a positively charged electrode। the reaction are, समझना करना क्या है कि एक आपके पास कोई सपोज कंटेनर है जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक एनोड होगा और एक कैथोड। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सपोज एक एनोड है और एक कैथोड है। अब एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि हमने बैटरी का कनेक्शन ही ऐसे दिया हुआ होगा। जो पॉजिटिव बनता है उसको हम बोलते हैं एनोड, नेगेटिव को कैथोड। ठीक है, चलो अब देखो स्टेटमेंट क्या है, फिर से पढ़ते हैं। जो एग्जाम्पल वाला पार्ट है वो फिर से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। लिक्विड फॉर्म में क्लोराइड है। सपोज ये वाला लिक्विड है NaCl,
मतलब सोडियम का क्लोराइड है और ये लिक्विड फॉर्म में है। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो क्या हुआ, तो सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हुई। सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, NaCl में से Na+ और Cl- अलग हो गए। सॉल्यूशन में से Na+ और Cl- अलग हो गए। उसके बाद कैथोड पे क्या हुआ, अब कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सपोज ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, अब कैथोड है वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कैथोड के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ से आए एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी से। तो कैथोड के पास अट्रैक्ट कौन होगा, इन दोनों में से Na+, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कैथोड पे रिएक्शन होगी Na+ के साथ, बैटरी में से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल करेगा और आपको मिल जाएगा प्योर सोडियम। ओके, ये कैथोड के साथ रिएक्शन हो गई। तो अभी एनोड के साथ क्या रिएक्शन होगी, देखो। अब एनोड है वो क्या है, पॉजिटिव, और एनोड पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे Cl- अट्रैक्ट हुआ। अब समझो, एनोड के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो ये जो क्लोरीन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने अंदर ले लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स हैं तो वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे Cl- में से बनेगा Cl और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि Cl है वो अकेले एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं है। क्लोरीन ऑलवेज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, मतलब Cl2 होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम ये मान के चलेंगे कि एनोड के ऊपर 2 क्लोरीन गए थे तो यहाँ पे बन गया था Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने एनोड को दे दिए। सिंपल है। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी है। चलो उतना तो आप कर लोगे, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आगे भी आप पढ़ोगे। आपको खुद से भी ऐसी रिएक्शंस बनाना आना चाहिए, जैसे कि अगर यहाँ पे हमने बात की है सोडियम की, एग्ज़ाम में आ सकता है कैल्शियम के लिए, तो आप कैल्शियम के लिए खुद से बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम के लिए अगर बनाना है तो कैल्शियम क्लोराइड लेना है, CaCl2, उसमें से बनेगा Ca+2 और 2 टाइम्स Cl-। फिर आगे रिएक्शन को बढ़ाओ, ठीक है। तो सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एमोनियम ऑक्साइड। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन में आए तो भी समझ लेना कि अगर आपको पूछा जाए कि अगर हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल है तो उसको कौन सी प्रोसेस से प्योर किया जाता है, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम रिडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोसेस समझ लेना अच्छे से कि यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा था, ये सॉल्यूशन, उसमें से Na+ और Cl- सेपरेट हुए। Na+ है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हुए। अब नेगेटिव किधर है, कैथोड के पास। Cl- है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हुए। क्यों, क्योंकि खुद नेगेटिव थे, ठीक है। ये सब अच्छे से ध्यान में रखना, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी है। ओके, अभी देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखो, हमने ये सब देख लिया कि लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स है उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में कैसे ला सकते हैं।
तो ये लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब ये अच्छे से पढ़ लेते हैं। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। ठीक है, दे कंटेन impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सेम कंसेप्ट है। एक बार अच्छे से समझ लेना कि यहाँ पे हम करते क्या हैं, उसके बाद हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को स्टडी करते हैं। देखो, सपोज आपको कॉपर चाहिए प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आपको कॉपर चाहिए, तो कॉपर का ही सॉल्यूशन आप यूज़ करोगे। इसलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है वो कॉपर सल्फेट है, CuSO4। ठीक है, एनोड पे हमें कॉपर लेना है, बट कैसी कॉपर, तो इम्प्योर कॉपर। और कैथोड पे भी हमें कॉपर ही रखना है, बट यहाँ पे प्योर कॉपर। कितना फर्क है, इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट करना है, इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट करना है। तो हमने ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ पे की लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे है वो बन गया एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पे है वो बन गया कैथोड। ठीक है, अब इससे होता क्या है ये समझो खास। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या था, CuSO4। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो Cu+2 और SO4-2 अलग हो गए। अब ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है इनसाइड द सॉल्यूशन। ठीक है, अब मेन काम इसी का है कि यहाँ पे जो दो रिलीज हुए, एक Cu+2 और एक SO4-2। ठीक है, अब समझो यहाँ पे अंदर जो लिखा है वो सब भूल जाओ। अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक Cu+2 है और एक SO4-2 है। अब ये जो कैथोड आपको नज़र आ रहा है वो नेगेटिव होगा, तो ये जो Cu है उसको ये जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब सॉल्यूशन में से कॉपर है वो कहाँ पे जा रहा है, कैथोड पे। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये SO4 का क्या होगा, अब वो तो अनस्टेबल हो गया ना। तो वो अनस्टेबल है तो वो किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ रिएक्शन देने की ट्राई करेगा। अब पॉजिटिव कौन है, तो पॉजिटिव हमें पता है कि यहाँ पे एनोड है। अब यहाँ पे पॉजिटिव में है क्या, तो देखो था क्या, इम्प्योर कॉपर है ना। तो कॉपर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दी हुई है। इलेक्ट्रॉन कौन सी तरफ जा रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। मतलब क्या हुआ कि कॉपर की जो आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके पास चले गए, बैटरी के पास। अब कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कॉपर में क्या बचा, Cu+2 है ना। तो मतलब क्या हुआ कि एनोड के ऊपर क्या प्रोसेस होगी वो समझो अभी। तो एनोड है उसके ऊपर कुछ ऐसा होता है कि कॉपर तो था ही, अब उसमें से बन गया Cu+2 और उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बैटरी को, है ना। तो अब ये जो Cu+2 है, यहाँ पे मैं सिर्फ पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Cu+2 पॉजिटिव आयंस है, बट वो कॉपर के हैं। अब उनमें से कोई एक Cu+2 आयन, इतने सारे Cu+2 है, उनमें से कोई एक Cu+2 आयन
वो किसके साथ रिएक्शन देगा? SO4 - 2 के साथ। तो सॉल्यूशन में फिर से एक प्रोसेस होगी, ठीक है ना। सॉल्यूशन में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहेगी। अब जो सेकेंड प्रोसेस होगी सॉल्यूशन में वो क्या रहेगी? तो वो रहेगी Cu+2 + SO4 - 2 विल गिव CuSO4। मतलब आपका सॉल्यूशन है वो फिर से बन गया, ठीक है। चलो, तो अभी एनोड के ऊपर रिएक्शन देख ली, अभी देखते हैं कैथोड के ऊपर क्या होगी। कैथोड के पास कॉपर ही है ना। अब कॉपर कौन सा गया है? Cu+2 वाला, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे आपको मिल गया प्योर कॉपर। अब समझो कितनी साइकिल्स चलती है, अच्छे से समझना। हम सिर्फ कॉपर की बात करते हैं, हम सिर्फ कॉपर की ही बात करते हैं। तो एनोड में से प्योर कॉपर गया सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में से प्योर कॉपर गया कैथोड पे। तो जहाँ पे प्योर कॉपर था वहाँ पे प्योर कॉपर हमें मिलने लगा, ठीक है। बट एक चीज़ समझना कि यहाँ पे जो कॉपर है एनोड के ऊपर, वो सॉल्यूशन के SO4 के साथ रिएक्शन देता है, और SO4 जिससे अलग हुआ था वो कॉपर कैथोड के ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। पहले सबसे पहला केस क्या आएगा? सॉल्यूशन में से Cu+2 SO4 - 2 रिलीज हुए, ठीक है, उसको साइड में रखो। अब एनोड के ऊपर क्या हुआ? तो कॉपर है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी को दे दिए, तो वो खुद बन गया Cu+2। एनोड के कैथोड के ऊपर क्या हुआ? ये एनोड के ऊपर प्रोसेस थी। कैथोड के ऊपर क्या हुआ? तो वही Cu+2 जो हमें मिला था कहाँ से? सॉल्यूशन में से, ठीक है। सॉल्यूशन में से जो Cu+2 मिला था उसने कैथोड के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे उसको गेन कर लिया, क्योंकि बैटरी में से इलेक्ट्रॉन तो आते ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको प्योर कॉपर मिलता रहेगा। तो ये प्रोसेस पूरी समझो कि यहाँ का कॉपर है, सॉल्यूशन का कॉपर, वो किधर जा रहा है? कैथोड के ऊपर। और जो एनोड का जो कॉपर है वो किधर जा रहा है? तो जो एनोड का कॉपर है ये वाला Cu+2 वो जा रहा है सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में क्या बनेगा? CuSO4, वापिस वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से CuSO4 में से Cu+2 SO4 - 2 आपको अलग मिलेंगे, ठीक है। अब देखो उतना सारा डिटेल में तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया भी नहीं है, तो आपको इक्वेशन का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे पूरा आपको पढ़ा दिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करना है? देखो, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। समझना यहाँ से इंपॉर्टेंट है, द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड and a thin strip of pure metal is made of a cathode. A solution of metal salt is used as electrolyte. ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इम्प्योर है वो एनोड बनेगा, प्योर स्ट्रिप होगी मेटल की वो कैथोड, और जो मेटल को आप प्योर कर रहे हो उसी मेटल का सॉल्ट है वो बनेगा इलेक्ट्रोलाइट। ओके, आगे प्रोसेस क्या होगी? The apparatus is set up as shown in figure. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte. देखो प्योर मेटल है एनोड की, वो कहाँ पे जा रही है? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूशन में। क्लियर? ओके। उसके बाद देखो
एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट वाली जो मेटल है वो कहाँ पे जा रही है? कैथोड के ऊपर। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन, तो उसमें से जो मेटल है वो कहाँ पे जा रही है? कैथोड पे। ओके उसके बाद क्या हो रहा है देखो, द सॉल्यूशन impurities go into the soluble into impurities go into the solution। क्योंकि देखो यहाँ पे impurities थी ना, अब मेन मेटल आपकी निकलती जा रही है। समझो ये आपका इम्प्योर मेटल वाला एक रोड था, अब धीरे धीरे उसमें से कॉपर निकल रहा है। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो वो रोड आपको ऐसा नजर आएगा। इतना कट कैसे हो गया? क्योंकि उतना कॉपर नीचे की ओर गिर गया है। कहाँ पे? सॉल्यूशन में। बट अकेला कॉपर तो नीचे नहीं गिरेगा ना, जैसे जैसे कॉपर निकलता जाएगा वैसे वैसे इम्प्यूरिटीज़ भी अंदर सॉल्यूशन में गिरती जाएगी। अब इम्प्यूरिटीज़ दो टाइप की होगी, एक सॉल्यूबल एक अनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल जो होगी वो आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगी, मतलब सॉल्यूशन थोड़ा इम्प्योर बनेगा। और जो इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे लास्ट में देखो यहाँ पे मिल रही है इम्प्यूरिटीज़, उसको हम बोलेंगे एनोड मड। मड मतलब आपको पता है, मड मतलब आपको पता है ना, कीचड़। तो एनोड से निकला हुआ एक कचरा है तो हम उसको बोलेंगे एनोड मड। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर होगा अच्छे से, आपको ये प्रोसेस भी समझ में आई होगी। अगर किसी को डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये जो प्रोसेस है उसमें आपको डाउट लग रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, डाउट जनरेट होगा ही, तो यही वीडियो को आप सेकंड टाइम अच्छे से देख लो। ठीक है, और कोई डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट तो कर ही सकते हो। ओके चलो यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।